हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टेक। फ्रेंड्स, आप वीडियो फुल वॉच करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज क्लास 7 है, जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे क्लास 7 दिखाया जा रहा है। इन देखिए क्लास 7 है। जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट पिछली क्लास ना देखे हों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाकर के लिंक से आप जो है कि उस पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और जो पीडीएफ भी चाहिए इसका, वह जो है कि टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जो है कि ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो यह जो है क्लास इसरो और बार्क एनपीसीआईएल एलपी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो आगामी एग्ज़ाम है, यह जो है कि निम्मी के अकॉर्डिंग है क्लास। यह जो है कि टर्नर फीटर और मशीनिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सब है। पढ़ो कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से, जी हाँ, पढ़ेंगे कहीं से क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक, तो क्लास 7 है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और जैसा कि यहाँ हर एक क्वेश्चन जो है सब पर टैग लगा हुआ है। टैग का मतलब समझ रहे हैं, कहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, अब किस डेट में आया हुआ है। ठीक, यहाँ पर एक टैग लगाया गया है, अब वहीं से क्वेश्चन लिया गया उसी पेपर से। ठीक, तो यह क्वेश्चन जितने सब सिलेक्टेड हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़िए और उससे सेलेक्ट होइए, जिससे कि आपके लिए हेल्पफुल हो। उसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाई जा रही है और आप वीडियो फुल वॉच करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जैसा कि यहाँ शो हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ 1 नंबर में क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है ड्रिल की मोस्ट टेपर का दायरा कितना होता है। ये देखिए बीएसएफ में पूछा गया, बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है ड्रिल की मोस्ट टेपर का दायरा कितना होता है, MT1 से MT5, बी ऑप्शन में MT1 से MT4, सी में MT0 से MT5, डी में MT0 से MT4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही बताइए। तो इसमें जो है कि ए ऑप्शन सही है। ठीक, आप लोगों को भी पता होगा, इसमें ए ऑप्शन सही है। ठीक, MT1 से MT5 ठीक ड्रिल का मोस्ट टेपर होता है। और ड्रिल के लिए मोस्ट टेपर तक 5 अलग अलग साइजों के मोस्ट टेपर होते हैं। ठीक, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घर्षण चक्र की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है। ठीक, उसे क्या कहते हैं। ये देखिए ये भी बीएसएफ में आया हुआ है। तो यह जो है कि घर्षण चक्र की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है, उसे ग्लेजिंग कहते हैं। इंग्लिश में देखिए यहाँ लिखा हुआ ग्लेजिंग, हिंदी में लिखा हुआ चमकना, बी में लिखा हुआ भारण लोडिंग, सी में ड्रेसिंग, इंग्लिश में भी ड्रेसिंग, डी में ड्रेविंग। ड्रेविंग तो कोई क्रिया होती नहीं इसमें। ठीक, और जो होता है ग्लेजिंग होती है, लोडिंग होती है, ड्रेसिंग होती है। ठीक, तो जो इसमें चमकता किसके अकॉर्डिंग है, कौन सी क्रिया होती है जब जो है कि चमकता है, तो इसमें उसे क्या कहते हैं, चमकाने को जो कि क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं। ठीक, चमकना। और यह जो है कि हार्ड हिल से कार्य करते समय हिल के एब्रेसिव कण बॉन्ड की अपेक्षा जल्दी खिंच जाते हैं, जिससे हिल कटिंग करना बंद कर देता है। तो वो जहाँ पर जलने के निशान आ जाते हैं, चमकने लगता है। हिल का फेस जब उस पर जलने के निशान आने लगते हैं, तो हिल का फेस पर जो है कि चमक आने लगती है, मतलब कि शीशे की तरह चमकता है। तो वह जो है कि यहाँ पर वही पूछ रहा है, चिकनी और चमकदार हो जाती है हिल का घर्षण। तो इसमें ए ऑप्शन सही, उसे ही क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं। अच्छा, बी ऑप्शन जो लोडिंग है, इसे क्या कहते हैं, तो यह है कि हिल के फेस पर धातु कण फंस जाए तो हिल कटिंग करना बंद कर देता है, जिससे जहाँ पर चैटरिंग मार्क आ जाते हैं। ठीक, जब फेस होते हैं तो उसमें फंस जाते हैं कण। ठीक, तो उससे जो है कि चैटरिंग आना चालू हो जाता है। तो वह जो फंसता है, जो आपका मेटल का जो कटता है पार्ट, वह जो उसमें दोनों एब्रेसिव में जाकर फंस जाता है, तो वह लोडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, लोडिंग। इसमें हिंदी में भारण दिया गया है, तो वह तो होगा नहीं, तो इसमें ये ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, सी ड्रेसिंग है, यहाँ पर कुछ लोग ड्रेसिंग भी कह रहे होंगे। तो ड्रेसिंग जो है कि क्या है, ड्रेसिंग इन दो दोष के कारण, ये जो ग्लेजिंग है एक दोष, एक जो है कि लोडिंग, इन दो दोष के कारण हिल का काटना बंद कर दे, तो हिल के फेस पर नए तेज कटिंग पॉइंट लाने के लिए हिल के फेस को ड्रेस किया जाता है, जिसे हिल का ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक, ड्रेस टूल से किया जाता है। ठीक, उसे ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक, अब आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा जा रहा है कि स्पिरिट लेवल की संवेदनशीलता किस पर निर्भर करती है। यहाँ पर देखिए ये दिया गया टैग लगा हुआ, ठीक। तो बुलबुले के आकार पर, कांच की नलिका की लंबाई पर, सी नलिका में भरे द्रव के प्रकार पर, डी कांच की नलिका की वक्रता पर। तो किस पर स्पिरिट लेवल संवेदनशीलता निर्भर करती है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या है, सही है कि कांच की नलिका की वक्रता पर। अच्छा, स्पिरिट लेवल एक लेवलिंग चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। लेवल चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो लेवल को क्या करता है, चेक करता है कि ऊंचा है कि नीचा है कि समतल है, तो वह चीज़ को चेक करता है स्पिरिट लेवल, ठीक। इसका प्रयोग, जिसका प्रयोग कोई तल क्षैतिज या लंबवत है या नहीं उसको चेक करता है स्पिरिट लेवल, ठीक। अब आपको इतना समझ में आया होगा स्पिरिट लेवल है क्या। अच्छा, स्पिरिट लेवल में जो प्रिसीजन स्पिरिट लेवल होते हैं उसके जो है कि कुछ मानक माप दिए गए हैं। तो जो मानक माप होते हैं जो पूछे जाते हैं वह इस तरीके से हैं, 0.02 से 0.05 mm तक, ठीक। mm तक ये प्रिसीजन स्पिरिट लेवल का है, तक होती है प्रति कितना 1000 mm, प्रति 1000 mm में, ठीक। इतना आपको एक जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है 0. की कितने स्पिरिट लेवल की प्रस्तुतता होती है प्रिसीजन की, 0.02 से 0.05 mm प्रति 1000 mm में, प्रति 1000 mm में, ठीक। इतना समझ में आया होगा आपको। ये जो नलिका होती है इसमें क्या भरा होता है, एल्कोहल भरा होता है, क्या, एल्कोहल, ठीक। अभी इतना समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ हलवा लोहे का टुकड़ा निकालने के लिए कटान कोण क्या है। ढलवा लोहे के टुकड़ा को निकालने के लिए कटान कोण क्या है। तो 37.5 डिग्री, बी 55 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। इसमें क्या है ढलवा लोहा का, तो इसका झुकाव एंगल देखिए, इसमें जो ढलवा लोहा के लिए होता है वह जो है कि 60 डिग्री रखा जाता है, ठीक, पॉइंट एंगल चीजल का, ठीक। अच्छा, यह जो है कि अगर इसमें पूछा जाता कि झुकाव एंगल कितना है तो हम कैसे निकालते हैं इसको। जैसे 60 डिग्री दिया है, ठीक, इसका पॉइंट एंगल होता है 60 में 2 से भाग करेंगे, फिर इसमें जितना आएगा उतने में 7 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 37। इसका ढलवा लोहा का क्या झुकाव एंगल। इसमें जो 55 डिग्री दिया गया है यह किसका दिया गया है, यह जो माइल्ड स्टील का दिया गया, किसका दिया गया है, माइल्ड स्टील का, किसका, माइल्ड स्टील का पॉइंट एंगल दिया गया, ठीक। तो इतना समझ में आया होगा। 90 डिग्री किसी का होता नहीं। ये जो 37.5 डिग्री दिया गया है यह जो है कि क्या दिया गया है, ये झुकाव एंगल दिया गया है, ठीक। और किसका दिया गया है, किसी अदर जाप का दिया गया है। तो इसमें 2 है, 55 माइल्ड स्टील का होता है, सी 60 जो है कि ढलवा लोहा का होता है पॉइंट एंगल। तो अब इतना समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि रेती किस धातु की बनती है। रेती किस धातु की बनती है। तो यहाँ देखिए ये भी पूछा गया बीएसएफ में, बीएसएफ ट्रेड्समैन में पूछा गया, ठीक। और इसमें देखिए ए CI कास्ट आयरन, बी स्टेनलेस स्टील, सी हाई कार्बन स्टील, डी माइल्ड स्टील। तो रेती किसकी बनी होती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक। आपको भी पता होगा कि इसका हाई कार्बन स्टील को बनाया जाता है रेती। अच्छा, रेती क्या है, रेती क्या है पूछा जाता है कि रेती क्या है। तो रेती एक हैंड कटिंग टूल है। क्या है, हैंड कटिंग टूल। इसका प्रयोग लेथ मशीन पर भी करते हैं, लेथ मशीन पे क्लैंप करके। तो यह जो सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका हैंड से होता है, जो कि वर्कशॉपों में, ठीक। अच्छा, जो कि यह जो है कि रेती जो होती है इसका जो कटिंग टूल है, ये फाइलिंग अलाउंस इसमें पूछा जाता है कि रेती के द्वारा जब हम फाइल करते हैं, कटिंग करते हैं किसी जाप का, तो उसमें फाइलिंग अलाउंस दिया जाता है। तो फाइलिंग अलाउंस कितना रखा जाता है, तो ये भी पूछा जाता है 0.02 mm से, ठीक, 0.02 mm से 0.5 mm तक, ठीक। कितना रखा जाता है, 0.2 mm से 0.5 mm तक, ठीक। अच्छा, इसकी जो साइज पूछी जाती है, और एक मतलब ये तो मेटल पूछ लिया गया, इसका अलाउंस हो गया, और भी चीज़ें इसमें पूछी जाती है फाइल से कि यह हार्ड एंड टेम्पर किए होते हैं, यह हार्ड एंड टेम्पर किए होते हैं कितना भाग,
टैंक को छोड़ करके बाकी भाग हार्ड और टेम्पर होते हैं हिल्स। और इसकी साइज कैसे ली जाती है? इसकी साइज हिल से पॉइंट तक ली जाती है। कहाँ से? टैंक को छोड़ करके बाकी रेती का साइज हिल्स टिप से हिल तक लिया जाता है, ठीक। और यह हार्ड और टेम्पर होते हैं, ठीक। इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि ड्रिल का पॉइंट कोण किस पर निर्भर करता है, ठीक। तो यहाँ ड्रिल का पॉइंट कोण किस पर निर्भर करता है? ड्रिल के साइज पर, मशीन पर, जाब की धातु पर, ड्रिल की आरपीएम पर, किस पर निर्भर करता है? तो जाब की धातु पर। जिस पर जो है कि आपको ड्रिलिंग करनी है तो वह मेटल किस चीज़ का है, उसके अकॉर्डिंग ड्रिल का जो है कि पॉइंट कोण हम ग्राइंड करते हैं, वैसा ही मांगते हैं। इस पॉइंट कोण में चाहिए, अगर नहीं है तो उसको हम ग्राइंड करते हैं, ठीक। तो ये जो है कि किसके अकॉर्डिंग होता है? जिस जाब में आपको ड्रिलिंग करना है। ये भी देखिए क्वेश्चन बीएसएफ में पूछा गया है, ठीक। तो यह जो है कि ड्रिल किस चीज़ का बना होता है? तो ड्रिल जो है कि हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील के बने होते हैं। ड्रिल के द्वारा किसी भी वस्तु में गोलाकार सुराख करने के लिए किए जाते हैं। क्या करने के लिए? गोलाकार सुराख करने के लिए, ठीक। तो यह इसका ड्रिल का पॉइंट किस पर निर्भर करता है? जाब की धातु पर। और सामान्यतः जो है कि ड्रिल का एंगल कितना होता है, पॉइंट एंगल, तो पॉइंट कोण तो 118 डिग्री होता है। कितना? सामान्यतः जो कि 118 डिग्री होता है, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 7 नंबर में कि 1 इंच में कितनी mm होते हैं? 2.54, 0.254 mm, सी में 25.4 mm, सी में 254.0 mm। इसमें 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो कितने mm होते हैं, ठीक। 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो 25.4 mm होते हैं। कितने? 25.4 mm, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर पूछा जाएगा आपसे कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यह जो कितना होता है? 2.54। क्या होता है? सेंटीमीटर, ठीक। 2.54। तो अब इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये भी देखिए बीएसएफ में पूछा गया है, ठीक। ट्रेसमेंट इसमें पूछा जा रहा है कि साइन बार का साइज कैसे निर्धारित होता है? वजन से, कि चौड़ाई से, कि लंबाई से, इसकी समायोजन के अधिकतम कोण से। तो साइन बार का साइज कैसे निर्धारित होता है? सी ऑप्शन इसका सही है, लंबाई से। किससे? लंबाई से, ठीक। तो इसमें जो है कि देखिए आपको फिगर भी यहाँ दिखाया गया है साइन बार का। और यह जो है कि लंबाई यहाँ पर ये देखिए इस रूलर से और इस रूलर के मध्य जो है कि क्या है, ये इसकी साइज ले जाती सेंटर से सेंटर तक की। इस रूलर सेंटर से इस रूलर के सेंटर से जो कि इसकी लेंथ ली जाती है, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। ये देखिए ये सरफेस है, कौन सा? डायटम सरफेस है, ये स्टाफ पर लगा है, ठीक। तो अब और जो कि इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है, ठीक। तो इसमें जो है कि इसका साइज कैसे लिया जाता है, पूछा जाता है। तो ये पूछा गया है, तो ये जो है कि दोनों रोलरों के सेंटर के बीच की दूरी से लिया जाता है। अच्छा, यह जो है कि किस धातु का बना होता है? स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील की बनी होती है, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? कापर जिंक की, कि कापर टिन की, कि कापर एल्युमिनियम की, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसकी मिश्र धातु होती है? कापर जिंक की होती है। किसकी? कापर जिंक की। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग जो है कि घरेलू बर्तनों, पाइप, चादर इत्यादि में किया जाता है, ठीक। यह एक अलॉय एलॉय है। क्या है? एक अलॉय एलॉय है, ठीक। अच्छा, इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है कापर और टीन, यह किसका एलॉय है? तो यह जो है कि ब्रोंज का। किसका? ब्रोंज। यह कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या तैयार होगा? ब्रोंज, ठीक। इसको मिलाने से क्या बनेगा? यह ब्रोंज बनेगा। यह बहुत कठोर व कम घिसने वाला एलॉय है, ठीक। कापर और टिन, ठीक। यह ये वाला क्या है? पीतल है, जिसे ब्रास कहते हैं, ठीक। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस प्रसामान्यीकरण विधि में संघटक को कैसे ठंडा करते हैं? नॉर्मलाइजिंग यहाँ पूछा, जो इंग्लिश में दिया गया है नॉर्मलाइजिंग। ये भी बीएसएफ टेस्टमैन में आया हुआ है, ठीक।
यह पानी में डुबो कर करते हैं कि हवा के बहाव में करते हैं कि तेल में डुबो कर करते हैं कि शांत वायु में कमरे के तापमान पर करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जो कि नॉर्मलाइजिंग किस में होता है, इसमें डी ऑप्शन सही है, शांत वायु में कमरे के तापमान पर करते हैं। ठीक, अच्छा यह क्यों किया जाता है नॉर्मलाइजिंग, तो यह जो कि हैमरिंग, रोलिंग व वेल्डिंग से धातु की आंतरिक बनावट बदल जाती है तथा धातु के कण कमजोर हो जाते हैं, इसको सुधार करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। ठीक, जिससे कि उसके कण में सुधार आए, ठीक, और जो कि आंतरिक स्ट्रक्चर में बदलाव आए। ठीक, अच्छा जो इसे अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करके स्थिर हवा में धीरे धीरे स्वतः ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक, इतना समझ में आया होगा। जो नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया है यह जो कैसे करते हैं, इसे अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करके, ठीक, और जो है कि क्या करते हैं, स्थिर हवा में धीरे धीरे स्वतः ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 11 नंबर में कि वाशर का क्या कार्य है, ये बीएसएफ में पूछा गया है। ठीक, बीएसएफ टेस्टमैन में कि वाशर का क्या कार्य है, देखने में अच्छा लगता है, बल को अधिक क्षेत्र में फैलाता है, सीट बेल्ट पर बल को वितरित करता है, छिद्र को ढकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बल को अधिक क्षेत्र में क्या करता है, फैलाता है, इसमें क्या है, सी ऑप्शन सही है। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि प्लग गेज से क्या जांचते हैं, छिद्र का व्यास जांचते हैं, शाफ्ट का व्यास जांचते हैं, कि मोटाई जांचते हैं, कि गहराई जांचते हैं, क्या चेक किया जाता है। तो यह जो है कि छिद्र का व्यास चेक किया जाता है, क्या, छिद्र का व्यास चेक किया जाता है। ठीक, इसके सिरे पर गो और नो गो बने होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में भी लगा है, जैसे यहाँ देखिए फिगर में लगा है, तो ये देखिए फिगर में लगा है, तो यहाँ देखिए नो गो है। ठीक, यहाँ नो गो लिखा हुआ है, एक गो लिखा हुआ है। तो गो सिरे का जो यह है प्लग गेज का, तो ये देखिए लंबा है, क्या है, इसकी साइज यहाँ तक लंबी है। अच्छा नो गो में क्या है, नो गो में इसकी जो साइज यहाँ पर चौड़ाई जो है कि यह छोटा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो नो गो होते हैं उधर ए रिंग बनी होती है, क्या बनी होती है, ये पहचानने का जो है कि पूछा जाता है कि गेज पर, प्लग गेज पर रिंग की साइड बनी होती है, तो ये जो कि नो गो की तरफ बनी होती है। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो कि रिंग बनी हुई नो गो की तरफ, ये देखिए लंबा है, किसकी तरफ लंबा होता है, गो की तरफ, नो गो की तरफ क्या होता है, छोटा होता है। अच्छा इसके सिरे पर गो नो गो बने होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, गो लंबा होता है, नो गो जो है कि कुछ हाइट में बड़ा होता है, इसकी हाई लिमिट जो होती है, जो नो गो होता है इसकी जो साइज होती है यह हाई लिमिट में होती है, किसमें होती है, हाई लिमिट में। ठीक, हाई लिमिट में होती है, यह जो है कि कुछ बड़ा होता है गो की अपेक्षा, किसके अपेक्षा, गो की अपेक्षा, तभी इसे नो गो कहा जाता है। अच्छा जो गो वाला सिरा होता है यह जो है कि लंबा होता है, लो लिमिट में बना होता है, छिद्र की यथार्थता जांच की जाती है। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायुयान का आवरण एल्युमिनियम का बना होता है, इसका कारण है उसका डॉट डॉट। ये देखिए OFB में पूछा गया, किसमें, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया, 10/9/2017 में पूछा गया। ठीक, रंग, गलनांक, बिंदु, भार, किसके कारण वायुयान का आवरण एल्युमिनियम का बना होता है, तो किसके कारण बना होता है, भार के कारण, किसके, इसके, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी, भार में एल्युमिनियम हल्का होता है। ठीक, तो इसके कारण क्या होते हैं, वायुयान का आवरण एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं हल्के होने के कारण। ठीक, तो ये जो कि डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि लेथ सेंटर में निम्नलिखित मानक टेपर दिए जाते हैं। ये देखिए OFB में पूछा गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जो कि मोस्ट टेपर दिए जाते हैं ब्रिटिश, मेट्रिक, ब्राउन और शार्प। लेफ्ट सेंटर में कौन से टेपर दिए जाते हैं, तो इसमें जो है कि कौन सा दिए जाते हैं, तो मोस्ट टेपर दिए जाते हैं, कौन सा, ए ऑप्शन इसका मोस्ट टेपर दिए जाते हैं। ठीक, यह वर्क सपोर्टिंग एक्सेसरीज है, कौन सा, लेफ्ट सेंटर, क्या, लेफ्ट सेंटर जो है यहाँ इसके बारे में हम बता रहे हैं, यह क्या है, वर्क सपोर्टिंग टूल है। ठीक, एक्सेसरीज है, इसका प्रयोग लेथ मशीन पर लंबी जाबों को सहारा देने के लिए करते हैं, और जो इसमें इसका एंगल होता है, यह लाइफ सेंटर जो होता है, एक जो हेड स्टॉक की तरफ लगता है लाइफ सेंटर, उसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक, लाइफ सेंटर का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। जो टेल स्टॉक की तरफ लगा होता है
डेड सेंटर जिसे कहते हैं, तो उसका जो है कि कितना होता है, उसका भी 60 डिग्री होता है, ठीक, एंगल। अच्छा, इसके जो दोनों का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री रखा जाता है। एक ऐसा टूल है, सपोर्टिंग एसोसीरीज है। यह जो है कि इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, इसका प्रयोग लेथ मशीन पर लंबी जाबों को सहारा देने के लिए करते हैं। किसके लिए, लंबी जाबों को सहारा देने के लिए करते हैं, ठीक। यह इस पर कौन सा टेपर कटा होता है, मोस्ट टेपर कटा होता है, ठीक। इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें जो है कि, अच्छा, इसमें जो साइज है यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया गया है कि ब्राउन और शार्प, ठीक, 14 वाले क्वेश्चन में, लेस सेंटर वाले में, कि ब्राउन और शार्प जो होता है यह किन साइजों में आता है, तो 1 से 18 तक। कितना, 1 से 18 तक होता है। ये भी पूछा जाता है कि ब्राउन और शार्प जो टेपर होते हैं उसका जो साइज कितना होता है, 1 से 18 तक। अच्छा, मेट्रिक का एंगल पूछा जाता है, इसका जो फुल एंगल होता है ये बहुत पूछा जाता है, तो यह कितना होता है, 2 डिग्री 51 मिनट 51 सेकेंड, ठीक। यह जो है कि किसका होता है, मेट्रिक का एंगल होता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि आधा नट किससे जुड़ा होता है मिलिंग मशीन से, कि लॉकिंग यंत्र से, कि जिग्स और फिक्चर से, कि लेथ पर थ्रेड की कटाई से, किससे जुड़ा होता है। ये भी देखिए ऑर्डिनेंस फैक्टर में पूछा गया है। तो आधा नट किससे जुड़ा होता है, लेथ पर थ्रेड कटिंग से, ठीक। डी ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, हाफ नट जो होता है, जो आधा नट है हाफ नट, इसे आपको दिखाते हैं। देखिए यह है हाफ नट। ये देखिए क्या है, इंगेज किया गया है। यहाँ पर देखिए इंगेज का फिगर है, ये इंगेज किया गया है। यह जो कि लीवर नीचे की तरफ है। अच्छा, यह जो है कि देखिए यहाँ पर डिस इंगेज है। कहाँ पर, यहाँ पर ये स्प्लिट नट डिस इंगेज है, यह लीवर इसका ऊपर की तरफ है, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा इतना। अच्छा, यह क्यों किया जाता है, तो यह जो है कि हाफ नट में 2 पिन लगी होती हैं। जैसा आपने देखा है, जब थ्रेडिंग लीवर को ऊपर उठाते हैं तो हाफ नट लीड स्क्रू के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, लीड स्क्रू को कैरिज के साथ जोड़ने और हटाने के लिए हाफ नट का प्रयोग किया जाता है। किसका, हाफ नट का कैरिज साथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक। किसके लिए किया जाता है, थ्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि लेथ पर एक अनियमित आकार की कास्टिंग को मशीन में लगाने के लिए इसे पकड़ा जाना चाहिए। ऑर्डिनेंस फैक्टिंग पूछा गया है। ऑर्डिनेंस फैक्टिंग पूछा गया है, लेथ पर एक अनियमित आकार की कास्टिंग को मशीन में लगाने के लिए इसे पकड़ा जाना चाहिए। ए कॉलेट चक से, बी चुंबकीय चक से, सी 3 चक से, डी 4 चक से। किससे पकड़ा जाता है अनियमित जाप को, तो डी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा, 4 चक से, ठीक। यह जो है कि 4 चक जो है इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो इसमें जो है कि क्या है, यह कास्ट आयरन की बनी होती है 4 चक। यह गोलाकार होती है। इस चक का साइज बॉडी के व्यास से लिया जाता है। किससे, जो बॉडी होती है उसके व्यास से लिया जाता है। यहाँ फिगर लगा है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक। इसका जो है कि बॉडी के जो है इसके व्यास से लिया जाता है। यह किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। और कैसा है, गोलाकार, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। अच्छा, इसे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट या डॉग चक भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें बड़े जाबों को अधिक मजबूती से पकड़कर टर्न कर सकते हैं। इसमें ट्रू करने में समय अधिक लगता है। यहाँ देखिए 4 चक दिया गया, क्या 4 चक दिया गया है, यहाँ दिखाया गया है 4 चक। यहाँ जो बगल में है ये 3 चक है, इसके भी पार्ट दिखाए गए हैं, ठीक। तो यह जो है कि देखिए इसमें जो स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है, इसको पलट करके हम बड़े जाबों को भी क्लैंप कर सकते हैं इसमें, ठीक। यह जो है कि क्या है, इंडिपेंडेंट चक है। अच्छा, जो 3 चक यहाँ बगल में दिया गया है, इनमें गोल त्रिभुज षष्ठभुज आकार के जाबों को शीघ्र पकड़ने के लिए करते हैं। किसका, 3 का चक्का। इसमें कैसा पकड़ा जाता है, जा गोल त्रिभुज और षष्ठभुज आकार के जाबों को। अच्छा, इसमें जो दिल चक दिया गया है, एक कॉलेट चक, देखिए यहाँ पर कॉलेट चक जो दिया गया है, ये इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, इसका प्रयोग जो करते हैं छोटे छोटे व एक ही साइज के जाब अधिक मात्रा में बनाने हो तो कॉलेट चक का प्रयोग किया जाता है, ठीक।
अच्छा, इसमें जो 3 जाचक है, ये जैसा कि यहाँ आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, तो ये देखिए इसका जो फिगर है इसमें सभी पार्ट दिखाए गए हैं। ये देखिए चक्की है, ये बॉडी है, इंटरनल जा है, ये सॉकेट हैंड है, ये देखिए एक्सटर्नल जा है। ठीक, यह एक्सटर्नल जा है। और यह देखिए 4 जाचक है, इसमें भी ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 17 नंबर में कि पाइप वाइज पाइप को पकड़ती है 2 बिंदुओं पर, बी 3 बिंदुओं पर, सी 4 बिंदुओं पर, डी 6 बिंदुओं पर। तो ये पाइप वाइज कितने बिंदुओं पर पकड़ती है? सी 4 बिंदुओं पर। कितने पे? 4 बिंदुओं पर पकड़ती है। इसकी जाब भी आकार के, कैसा? भी आकार के 90 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। किसके? पाइप वाइज के जाब जो भी आकार में 90 डिग्री कोण पर बने होते हैं, जिसमें गोलाकार जाब या पाइप पर चारों ओर से समान दबाव पड़ते हैं। क्या? समान दबाव पड़ते हैं, भी आकार में होते हैं। इसका 4 बिंदु होता है पाइप वाइज का। ठीक, इतना समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये पाइप वाइज है, जैसा कि आपको यहाँ फिगर भी लगा है पाइप वाइज का। तो ये देखिए पाइप वाइज यह जो है कि 90 डिग्री पे है। ठीक, और यह जो है कि क्या है? 90 डिग्री पे ये जो है कि 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, एक नीचे 4 है। ठीक, वही चीज़ वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक, ये जो हमेशा पूछा जाता है। किस आकार में है? इसका जो जा है एक तरफा, ये भी आकार में। कैसा? भी आकार में है। अब कितनी डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ठीक, ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? गोलाकार जाब या पाइप को चारों ओर से समान दबाव पड़ते हैं इससे क्लैंप करने पर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीलिंग कार्य में फीट की सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है। प्रयुक्त इकाई क्या है? एमएम है कि एमएम प्रति रिवोल्यूशन है कि मिलीमीटर प्रति सेकंड है कि मिलीमीटर प्रति मिनट है। तो इसमें कौन सा है? डीलिंग कार्य में फीट की सामान्यतः प्रयुक्त इकाई, इसमें बी ऑप्शन सही है, एमएम प्रति रिवोल्यूशन है। ठीक, यह जो है कि ड्रिल की फीड वह दूरी है। फीड क्या है? तो ड्रिल की फीड वह दूरी है जो ड्रिल अपने प्रत्येक चक्कर में जाब के अंदर काटते हुए तय करता है, या ड्रिल जाब में एक पूरे चक्कर में जितना आगे बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? फीड कहते हैं। अच्छा, यदि एक ड्रिल 200 चक्कर प्रति एमएम प्रति मिनट घूमता है और जाब में 20 एमएम आगे बढ़ता है, तो फीड क्या होगी? तो फीड जो होगी 20/200। ठीक, ऐसे लिखेंगे आप। तो या तो इस तरीके से लिखिए, या तो इसको इसे 0.1 एमएम इसकी क्या है? प्रति चक्कर फीड है। क्या है? प्रति चक्कर फीड है। तो वही चीज़ इसका क्या है? यूनिट क्या है इसकी? ड्रिलिंग की कार की फीड की यूनिट क्या है? एमएम प्रति रिवोल्यूशन है। ठीक, ये जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल है बताया गया आपको। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 19 नंबर में कि पिग आयरन है। पिग आयरन क्या है? लोहे का अशुद्ध रूप है, लोहे का 90% शुद्ध रूप है, कि लोहे का 95% अशुद्ध रूप है, डी लोहे का 99.9% शुद्ध रूप है। तो इसमें ये ऑप्शन क्या है? सही है, अशुद्ध रूप है। लोहे का अशुद्ध रूप, बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं पिग आयरन में। अच्छा, पिग आयरन किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस से, किससे? ब्लास्ट फर्नेस से तैयार किया जाता है। फर्नेस से, ठीक, फर्नेस से तैयार किया जाता, प्राप्त होता है। ठीक, किससे? ब्लास्ट फर्नेस से। इसमें बहुत घटिया लोहा होता है। इसमें कार्बन परसेंटेज जो होते हैं ये 3 से 4% तक होते हैं। ठीक, 3 से 4% तक होते हैं। यह जो कि लोहे का अशुद्ध रूप है, इसका ए ऑप्शन सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 20 नंबर में, और लास्ट क्वेश्चन है यह कि 2% से अधिक लोहा की मात्रा कहलाती है। ए मृदु इस्पात, बी कास्ट लोहा, सी उच्च गति इस्पात, डी निम्न मिश्र धातु। तो इसमें क्या कहलाती है? 2% से अधिक लोहा की मात्रा को जो कि कास्ट लोहा कहते हैं। कौन सा? कास्ट लोहा कहते हैं। इसके क्या बनाए जाते हैं? जो कि कास्ट लोहा। कास्ट लोहा का मतलब कास्ट आयरन, जिसे हम कहते हैं कास्ट आयरन। यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा गया कास्ट लोहा लिख करके, ठीक, कास्ट आयरन कहते हैं। इसके क्या बनाए जाते हैं? इसकी मशीन के बेड या वाटर पाइप के वह इंजन तैयार किए जाते हैं। ठीक, तो इतना 20 क्वेश्चन था, यह जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर 20 क्वेश्चन लेकर के। इसका जो आंसर की है यह नीचे लगाया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और यह जो कि PDF के रूप में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें से जो है कि
व्हाट्सएप ग्रुप और जो है कि टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं इसका PDF के रूप में। ठीक, ये 7वां क्वेश्चन आज जो कि पूरा हुआ 20 क्वेश्चन, और इसमें आंसर की लगाई गई। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।